नमस्कार। हमने चांद पर पहुंचना सीख लिया, मंगल पर भी पहुंच गए और अब सूरज को भी करीब से देख रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इस सब के बाद हमने क्या समझा, क्या जाना? अंतरिक्ष के बारे में, ग्रहों के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, हमारी जो जानकारी है, हमारी जो समझ है, वो कितनी बढ़ी? क्योंकि मकसद सिर्फ वहां पहुंचना नहीं था। अब हम अगले पड़ाव पर हैं। पहुंच तो गए। अब हम इन ग्रहों को, हमारे आसपास के अंतरिक्ष की सारी जगहों को, पूरे सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। तो आज हम अंतरिक्ष की ही बात करेंगे, लेकिन रॉकेट्स या किसी लॉन्च की नहीं, बल्कि उन सवालों की जिनके जवाब हमें चांद, मंगल और सूरज से मिल रहे हैं। इन सवालों के जवाब खोजने वाले भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर और चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य एल 1 जैसे मिशन से सीधे जुड़े रहे प्रोफेसर अनिल भारद्वाज। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे बहुत विस्तार से समझते हैं अपने अंतरिक्ष को। जी। नमस्कार डॉक्टर भारद्वाज, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हमने पिछले कुछ सालों में, एक डेढ़ दशक में कहें तो चंद्रयान 1, मंगलयान, फिर चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, अब गगनयान की तैयारी हो रही है। बहुत सारे इस तरह के मिशंस हमने स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजे हैं, अलग अलग ग्रहों पे भेजे हैं, चांद पर भेजे हैं। इस सब को हम्म। लेकर के हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारी जो ये बाहर की दुनिया है, अंतरिक्ष है, इसके बारे में जो सबसे बड़ी चीज हमने जानी हो, आपके हिसाब से वो क्या है? जैसा कि आपने कहा कि चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2, बीच में मंगलयान भी आया, फिर चंद्रयान 3 और अभी आदित्य L1। ये ऐसे मिशन हैं जो कि डेडिकेटेड हैं सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन के लिए। अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि मून पर, यानी कि चंद्रमा पर पानी की खोज, वो सबसे अहम उपलब्धि है चंद्रयान 1 मिशन की भारत का, जो कि पहला चंद्रमा के लिए मिशन रहा है। हम्म। इसके साथ उसने बहुत सी और जानकारियां हमको दी हैं, जो कि करीब करीब 250 शोध पत्रों में पब्लिश किए गए हैं। और उसमें कुछ प्रमुख हैं कि हमने पहली बार ये जाना कि जो सूर्य से एक विंड आती है जिसको हम बोलते हैं सोलर विंड, जी। वो कंप्लीटली चंद्रमा की सतह पर अब्जॉर्ब नहीं होती है, और उसमें से ऑलमोस्ट लाइक 20% रिफ्लेक्ट बैक होती है, या कहते हैं स्कैटर्ड बैक होती है। बट वो प्रोटॉन्स जो हैं, जो सोलर विंड के हैं, वो एज ए न्यूट्रल हाइड्रोजन वहां से निकलते हैं। हम्म। इसी प्रकार हमने ये भी पता किया कि मून जो है वो वॉल्केनिकली और टेक्टोनिकली एक्टिव है। मून पर करीब पिछले 10 से 50 मिलियन ईयर्स में भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई हैं, और कुछ नए मिनरल्स की खोज की गई है। हम्म। अगर हम मंगलयान की बात करें जी। तो मंगलयान, जो इसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं या मॉम बोलते हैं, हम्म। वो उसने भारत को विश्व का एक ऐसा प्रथम देश बनाया जिसने जी। पहली ही अटेम्प्ट में मंगल की कक्ष में अपना एक ऑर्बिटर स्टैब्लिश किया। हम्म। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ इस मिशन की लाइफ टाइम थी हमारे 6 महीने की, बट इसने कार्य किया 8 साल से ज्यादा। जी। तीसरा, इसने अ, जो जानकारी हमको दी उसमें, क्योंकि मैं उसमें डायरेक्टली जुड़ा था और मेरा एक इंस्ट्रूमेंट भी था मंगलयान में जिसका नाम था मेनका। मेनका वो ऋषि विश्वामित्र वाली मेनका नहीं, बट कि जी। मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जिसने कि मंगल के ग्रह में जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसके बारे में जानकारी दी। और उसने पहली बार हमारे जो इवनिंग टाइम का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके बारे में बहुत नवीन जानकारियां दी, क्योंकि वो उसका जो मंगलयान का जो कक्ष था वो इस प्रकार का था कि हम मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में
मंगलयान के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वायुमंडल के। जी। और उसने ये भी बताया कि मार्स के अपर एटमॉस्फेयर में, या जिसको हम एग्जोस्फेयर बोलते हैं, हम्म वहां पर हॉट आर्गन, यानी कि एनर्जेटिक आर्गन, जो कि एम्बियंट आर्गन से थोड़ा ज्यादा एनर्जी वाले हैं, वो मौजूद हैं। और जिसके कारण जो है मार्स अपने एटमॉस्फेयर को लूज कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी, जिससे ये पता लगा कि हमारे जो कैलकुलेशंस हो रहे थे कि हम्म मार्स अपना एटमॉस्फेयर क्यों लूज कर रहा है, उसमें एक नए आंकड़े जुड़े हैं। और इससे पता लगा कि मार्स बहुत तीव्रता से और जल्दी से अपना जी। एटमॉस्फेयर लूज कर रहा है। इस जी। प्रकार की जानकारियां हमको मिली हैं। चंद्रयान 1 और फिर मंगलयान, ये दोनों ऐसे मिशन थे जिसने इंडिया को स्पेस सेक्टर में बहुत ऊपर लाकर खड़ा किया, बिकॉज दोनों ही मिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद चंद्रयान 2 जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और फिर चंद्रयान 3। तो वो वाला जो पूरा दौर था, जब एक फेलियर और फिर एक सक्सेस हमें मिली, उस दौर के बारे में भी हमें बताइए। चंद्रयान 2 में आए, हम्म जो कि हमारा दूसरा अ, चंद्र अभियान था। उसमें तीन क्या कह सकते हैं, तीन भाग थे। हम्म एक है ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर, और लैंडर के अंदर बैठा हुआ रोवर। जी। तो आप सभी को पता है कि 2019 में जब हमने ये अभियान किया, तो हम लोग हम्म सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाए। जी। परंतु जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, वो अभी भी चंद्रमा के कक्ष पे घूम रहा है। और उठ हम्म पर उसके ऊपर 8 एक्सपेरिमेंट्स लगे हुए हैं, और वो बखूबी काम कर रहे हैं। और पिछले 6.5 साल से हमको बहुत उम्दा किस्म का डाटा दे रहे हैं। और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, OHRC, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा। ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा। हम्म और उसने ही हमारे चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को डिसाइड किया, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी है कि वो 100 किलोमीटर से 1 फीट के की डिस्टेंस पर स्थित चीजों को बखूबी बता सकता है। जी। तो इसने हमारी चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को डिसाइड किया। इसी के साथ बहुत और इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जो कि अभी भी जानकारियां दे रहे हैं। करीब 100 से ऊपर पब्लिकेशंस उसके ऊपर आ चुके हैं। हम्म बट अगर हम आते हैं चंद्रयान 3 मिशन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन रहा है इंडिया के लिए, और जिसने भारत को विश्व का पहला ऐसा देश बनाया है जिसने कि सदर्न पोलर रीजन के पास लैंडिंग की। हम्म जी। क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने, इंक्लूडिंग नासा, ईसा, जाक्सा, किसी ने भी मून पर सदर्न पोलर रीजन के आसपास लैंडिंग नहीं की है। अभी तक लैंडिंग जितनी भी हुई थी, वो इक्वेटोरियल या लो लैटिट्यूड्स पे हुई थी। जी। जी। तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी टेक्निकली। बट हम्म साइंटिफिकली अगर हम बात करें, तो हमको इसमें लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे 3, हम्म और रोवर जिसने बाहर निकल के लैंडर से करीब 10-12 दिन तक कार्य किया, और हम्म करीब करीब 103 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 दिन के अंदर। और बहुत से नमूने को विश्लेषण करके हमको बेंगलोर स्थित हमारे मिशन कंट्रोल में भेजा। उससे हमको ये पता लगा कि उस लैंडिंग साइट पर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और कितनी मात्रा में मौजूद। और दूसरा ये था कि हमको ये पता लगा कि वहां पर मैग्नीशियम की जो अबंडेंस है, हम्म वो कुछ ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। बिकॉज वो लैंडिंग साइट जो हम लोगों ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के बेसिस पे स्टडी की थी, उससे ये पता लगा कि यहाँ पर जो लैंडिंग साइट है वो हाईलैंड टाइप का टेरेन है। और वहाँ पर जो मैग्नीशियम के अबंडेंसेस है वो हमको ज्यादा मिली। तो हम लोगों ने हम्म इसके ऊपर हाइपोथेसिस दिया कि क्यों ऐसा हो सकता है। और उसको उसका जो जो क्या कह सकते हैं, जो थ्योरी दिया है, जो हाइपोथेसिस दिया है, वो ये है कि साउथ पोल एथकिन बेसन एक बहुत बड़ा क्रेटर है मून पर, जो कि हम्म साउथ पोल पर है, लेकिन हम्म वो साउथ पोल के पीछे की साइड में है। जी। और वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा क्रेटर है मून। पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी हमारे हम्म प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा क्रेटर अभी तक
हमको मिला है। और वो जब मून बन रहा था, तो वो क्रेटर जब बना, तो उसने बहुत सारा मटेरियल अपनी जगह की से हम्म। अन्य स्थानों पर भेजा। जी जी और जी। वो कुछ पार्ट उसका हमारी लैंडिंग साइट्स पर भी आया होगा। और इसी के कारण जो मून के अंदर, जिसको बोलते हैं हम कि मून के सतह के अंदर का जो मटेरियल है, वो लैंडिंग साइट पर आया। और क्योंकि डिफरेंशिएशन उस समय पर हो रहा था, तो मैग्नीशियम की अबंडेंसेस आई हमको मिली। जी इस जी। हाइपोथेसिस को हम लोगों ने, और इस डाटा को जो पहली बार हमको मिला, उसको हमने नेचर, एक पब्लिकेशन है, विश्व का सबसे उम्दा और सबसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल वाला पब्लिकेशन है, उसमें पब्लिश किया। जी। उसके बाद हमने कहा कि ये क्या सही है। तो इसके लिए हमने फिर वोलेटाइल्स जो होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, और आपके सल्फर है, उसके ऊपर स्टडी की कि उसकी अबंडेंसेस कितनी है और क्या हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो हम्म हमको जो 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 साइंस आउटपुट मिला, वो ये बताता था कि सल्फर की अबंडेंसेस ज़्यादा है, सोडियम पोटेशियम की अबंडेंसेस कम है। और वो कोरोबरेट कर रहा है हमारे जो हमने पेपर नेचर में पब्लिश किया। इसी कारण ये दूसरा पेपर भी हमारा नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हुआ। तो इस प्रकार की बहुत सारी नई जानकारियां अभी हमको मिली हैं। और एक हम्म। और मैं बता दूं आपको जी। कि एक और इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था चास्ते। इससे पहले वाला जो इंस्ट्रूमेंट था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर। हम्म और वो पीआरएल में, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में बनाया गया था, जो कि रोवर पर था। लेकिन लैंडर पर एक इंस्ट्रूमेंट था चास्ते, जो हम्म। कि पीआरएल और स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एक लैब है, उसने जी। मिल के बनाया है। उसकी खूबी ये थी कि वो करीब करीब 10 सेंटीमीटर अंदर तक एक प्रोब हम लोगों ने मून की सतह के अंदर डाला। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एवरी 1 सेंटीमीटर की हाइट पर हमारे सेंसर्स लगे हुए थे। तो उन्होंने हर 1 1 सेंटीमीटर नीचे जाते हुए टेम्परेचर का मेजरमेंट किया। हम्म। और ये मेजरमेंट जो है करीब 10 दिन तक कंटिन्यूसली चला। इसने ये बताया कि मून का जो ऊपर की सतह है, वो बहुत थर्मली इंसुलेटिंग है। यानी कि हीट जो है टॉप लेयर से नीचे कंडक्ट नहीं हो रही। और उसका हम्म। क्लियर एविडेंसेस था कि ऊपर की टेम्परेचर का, सेंसर का टेम्परेचर और जो लोएस्ट का है, उसमें करीब करीब 50 60 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस है। डिफरेंस है। यानी कि 10 सेंटीमीटर के अंदर आपको 50 डिग्री का अगर चेंज मिल जाए, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का ये लेयर है। जो हम्म। कि पृथ्वी पर हम जो कहीं भी देखते हैं, ये संभव नहीं है कि जी हम जी सतह बिल्कुल। से नीचे जाएं 10 सेंटीमीटर, अपनी उंगली भी डाल के देखेंगे तो पता लगेगा कि ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक बहुत ही एक किस्म की नई जानकारी हमको मिली, हम्म। जिसने ये भी बताया कि क्या हम मून की सतह को अपने फ्यूचर एक्सप्लोरेशन में, जब ह्यूमन सेटलमेंट्स की हम बात करें, तो इसके जी हम ब्रिक्स बना सकते हैं और वो थर्मली इंसुलेटिंग होंगी। तो हम जो है अपने को शील्डिंग के रूप में, जैसे हम जी। जाड़े में ब्लैंकेट यूज करते हैं, उस प्रकार से हम्म ब्लैंकेट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हम्म। बहुत सी नई जानकारियां हमारी चंद्रयान 3 मिशन से भी मिली। तो जो जानकारियां शुरुआत में मिली, उनको कैसे प्रोसेस किया जाता है और वो हमारे अगले मिशन के लिए हेल्पफुल होती हैं या सौरमंडल को समझने में भी हेल्पफुल होती हैं? हमें हमें जो भी हम चीजें अंतरिक्ष को जानने समझने के लिए कर रहे हैं, वहां नए जीवन की बात कर रहे हैं, उन सब चीजों को ये सपोर्ट करती हैं। तो जो पहली जानकारी मिली और अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिली, इसके बीच में जो भी स्टेप्स थे आपके, वो कैसे लिए जाते हैं एक्चुअली इंटरनली इसरो में, अगर मैं समझना चाहूँ, या साइंटिस्ट के बीच में आप लोग जब बैठते हैं साथ में, इनको कैसे एक साथ रिलेट करके कोरिलेट करके अगले स्टेप्स तय किए जाते हैं? ये एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल। क्योंकि साइंस कभी खत्म नहीं होती है। तो हम लोग जी जी। ओल्ड डाटा को भी एनालाइज करते हैं, नए डाटा को भी एनालाइज करते हैं। और हम्म जैसे जैसे साइंस में प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजी में प्रगति हो रही है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं हमको एनालिसिस के लिए, तो हम्म हम, और या फिर कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटेशंस की हम्म पावर हमारी बढ़ रही है, तो हम पुराने डाटा को भी नवीन जानकारियों के साथ एनालिसिस करते हैं। हम्म बट अगर एक प्रक्रिया की बात करें, तो जैसे ही डाटा आता है, हम लोग तैयार होते हैं कि नया जो डाटा आया है उसको पहले समझे कि क्या है।
और हम्म। उसको कभी कभी हम लोगों को उसके लिए भी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, समझने के ओके। लिए कि वहां पे क्या हो रहा होगा। हम्म। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्पेस में भेजते हैं, उसका ही एक मॉडल हम लोग हमारी लैब में मौजूद होता है। और अच्छा। जब हमको डाटा मिलता है तो हम उसको लैब में वेरीफाई करते हैं कि अगर ये ऐसा है, तो क्या हमारे पास लैब में भी अगर हम इस प्रकार का सैंपल रख के इसी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करें तो क्या डाटा मिलेगा। तो ये हम्म। एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमको बहुत सी जानकारियां, जो कि इंस्ट्रूमेंट जब हम डेवलप कर रहे थे तब नहीं थी हमारे पास, लेकिन जब हम्म। डाटा आने के बाद हम देखते हैं कि ओके, ये एलिमेंट हमको दिख रहा है इसके पास, तो क्या अगर इस टाइप का सैंपल है तो हमको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक टाइप की प्रक्रिया है। दूसरी टाइप की प्रक्रिया है कि हम लोग उस जो भी डाटा आता है उसको सिमुलेट करते हैं, जो मैं हम्म। मॉडलिंग करें, जी। और फिर पता करते हैं कि एक्चुअली में ये क्या हुआ। क्योंकि आपको तो हम्म। एंड रिजल्ट दिखाई दे रहा है उस डाटा में, हम्म। बट हम्म। एक्चुअली क्या प्रक्रिया रही उसकी वजह से ये दिखा, वो जी। जो है वो सिमुलेशन करना पड़ता है। मेरे थ्योरी मेरे सवाल का जिसको बोलते मकसद भी यही था कि इंटरनली क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता चलता, हमारे पास एंड रिजल्ट आता है, हमें पहले पता चलता है एक लॉन्च हुआ, कुछ दिन बाद वो हैं। पहुंच गया, उसके कुछ दिन बाद हमारे पास पहला डेटा आया, पहली फोटोज आई, आम आदमी तक, हम तक ये जानकारी पहुंचती है। बट इसके बीच में आप लोग जो लैब में टेस्ट कर रहे हैं, जो वहां से आपको डेटा मिल रहा है, आपने नया कोई एक सिस्टम डिजाइन किया कि वहां पर हम कौन सा इक्विपमेंट भेजेंगे, उसका क्या रोल होगा, वो कैसे, मतलब वो डिसीजंस आगे बढ़ते जाते हैं। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि इन सारी जो भी हमारी कोशिशें हैं, इनका कॉमन मोटो क्या है, चाहे चांद पर हम कोई मिशन भेज रहे हैं, मंगल पर भेज रहे हैं, या सूरज पर भेज रहे हैं, या आप गगनयान भेज रहे हैं, हम जो भी स्पेस में करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इन सारे मिशंस का कॉमन मोटो क्या है? जीवन की खोज तो एक मोटिवेशन कह सकते हैं। हम्म। जितना भी एक्सप्लोरेशन किया जाता है, जी। अ, अगर आप कहें कि क्या इससे हमारे समाज को कुछ फायदा हो रहा है, हम्म। मैं कहूँगा हाँ। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करते हैं हम्म। स्पेस मिशंस के लिए, उसके ऑफशूट्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के लिए काम आते हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, जी। हम लोग जो मटेरियल बनाते हैं जो कि स्पेस में हम भेजना चाहते हैं, उसका रिक्वायरमेंट है कि वो स्ट्रांग हो लेकिन हल्का हो। मतलब स्ट्रांग हो लेकिन हल्का हो, क्योंकि हमको स्पेस में भेजने में खर्चा होता है। ये मटेरियल अभी आजकल यूज होता है आर्टिफिशियल लिम्स बनाने में, जो कि क्रमिक जो आर्म्स होती है ना, जिनके पास लिम्स नहीं है उनके लिए। हम्म। सिमिलरली आप कहिए कि आर्टिफिशियल हार्ट हार्ट वाल्व्स, जो हम्म। क्रमिक हार्ट वाल्व्स बनाते हैं, वो उस मटेरियल का उपयोग किया जाता है जो हम लोग स्पेस में भेजने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक सिंपल एक एग्जांपल है जिससे कि आपको पता लगेगा कि स्पेस साइंस या स्पेस टेक्नोलॉजी के जो ऑफशूट्स हैं वो समाज को कैसे, हेल्प कर रहे हैं, स्पेस बिल्कुल। हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि क्या स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस या स्पेस से रिलेटेड जो हमारा दिनचर्या है वो कैसे प्रभावित है, आप सुबह से लेकर शाम तक देख लीजिए अपनी लाइफ। आपको हर ऑलमोस्ट एवरी वक्त, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल है बिकॉज स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। ठीक बात है सर, बिल्कुल। बैंक में जा रहे हैं आप, एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं, इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। आप क्यूआर कोड करके पैसा देते हैं मोबाइल्स के थ्रू, इट इज लिंक टू सैटेलाइट्स, इट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। तो हम्म। दिनचर्या में अभी हमारे ऐसा हो गया है कि हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, बट स्पेस साइंस या स्पेस टेक्नोलॉजी इतना प्रवेश कर चुका है हमारे जीवन में कि अगर जैसे ही अगर बंद हुआ तो हमको हम्म। लगेगा कि एकदम सन्नाटा हो गया। क्या कहाँ क्या हम फर्क एक, पड़ेगा सर, जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर जो स्पेस रिसर्च है उसका जो फर्क है, और अगर ये बंद हो जाए तो क्या असर पड़ेगा, क्या डिफरेंस दिखेगा, आम लोगों को कैसे समझ आए? हम सोचेंगे कि हम पुराने जमाने वाले जिंदगी में युग चले में गए, आ गए। जैसे गांव में हम्म। रहते थे। हाँ एक हाँ। छोटा सा एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था, उसमें हम गाने सुना करते थे। उस टाइप जी की जी। एरा में जाना पड़ेगा, बिकॉज आपका सैटेलाइट बंद हो जाएंगे, आपके मोबाइल फोन्स बंद हो सकते हैं, आपके हम्म। ट्रांजेक्शन्स बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं राइट। उसके बिल्कुल। ऊपर उस डायरेक्ट असर, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरीके से स्पेस जो है एक बहुत बड़ा एसेट है कंट्री के लिए, और इसीलिए इसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रखा गया है। हम्म। सिविलियन का बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। डिफेंस जी का जी भी जी। बहुत बड़ा उपयोग और योगदान है इसमें। हम्म। सिविलियंस के लिए भी
स्पेस सेक्टर हैज बिकम ए वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक सेक्टर, बिकॉज कुछ भी, और इसके ऊपर पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है country। तो हम्म। अगर आप इसको जोड़े हैं कि हम लोग एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, या सूर्य के अधिक अध्ययन कर रहे हैं, बट इसी से लिंक्ड है हमारे टेक्नोलॉजी जो इस डेवलप होती है, जो कि अन्य जगहों पर यूज हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं इन दिनों, ऑफ कोर्स हम पुराने एरा में नहीं जाना चाहेंगे। हर चीज़ में किसी न किसी लेवल पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड है। तो अगर मतलब जैसे उतना ही जो स्पेस से आने वाले इफ़ेक्ट्स हैं, उनके लिए हम क्या वल्नरेबल भी हो रहे हैं? इस तरह से भी देखा जा सकता है इसको? बिकॉज़ एवरीथिंग हैज़ देयर आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, हर वक़्त ही प्रोस एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं। तो क्या कुछ वल्नरेबिलिटी फैक्टर भी देखते हैं हम? वनरेबिलिटी फैक्टर्स, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमको अभी अधिक जानकारी हो गई है, हुँ, जो हुँ। पहले नहीं थी हमारे पास। दूसरा ये है कि क्या हम अपने स्पेस के एसेट्स को कैसे बचाएं। जी, जी, जी। कि अभी जब भी आप किसी भी कंट्री में प्रगति की बात करेंगे, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसमें कुछ ही चीजें काउंट होती हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, आपका डिफेंस कैसा है, आपका स्पेस एसेट्स कितने हैं। तो जी। स्पेस एसेट्स बहुत जरूरी है हमको अपने लिए सुरक्षित रखना। हुँ, और हुँ, हुँ। उसके भी आजकल नए आयाम आ गए हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं कि स्पेस वेदर और स्पेस हुँ, डिफेंस एजेंसीज बन गई हैं, जिसमें कि स्पेस में हमारे जो सैटेलाइट्स हों या स्पेस स्टेशंस हों या मिशन लॉन्चेस हों, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये कुछ आयाम हैं जो जिनकी जानकारी हमको पहले नहीं थी, बट अभी जैसे जैसे हम उन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते जा रहे हैं और हमारी समझ बढ़ती जा रही है, हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारे जो भी एसेट्स हैं स्पेस में वो सुरक्षित रहें। और इसीलिए कई प्रकार की रिसर्च इसलिए भी हो रही हैं कि उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। रखा और जाए। इसके अलावा आपने शायद नाम सुना होगा स्पेस डिब्रीज का, हुँ, हुँ, हुँ। कि यस सर। हम जो, क्या ऐसा तो नहीं कि हम स्पेस में बहुत ज्यादा कूड़ा फैला रहे हैं, जो आम कूड़ा भाषा में मैं फैला रहे हैं कहूँ कह तो। सकते हैं, जी। या फिर भीड़ बढ़ा रहे हैं, हुँ। और जी, कहीं जी। ऐसा ना हो कि ट्रैफिक जाम होने लगे स्पेस में, जैसा हाँ, कि ये अभी सारे आजकल रोडों पे होता सवाल है। आते हैं। जी, जी, तो जी। ये भी एक नया आयाम जुड़ गया है जिसके ऊपर कार्य हो रहा है। जी, तो इसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या हम सच में वहाँ ट्रैफिक जैम कर रहे हैं? या उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ तकनीक या कुछ तरह की डेवलपमेंट हो रही है इस क्षेत्र में? उस क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, और इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, हुँ, उसने हुँ। एक पॉलिसी बनाई है कि जीरो डिबरी, हुँ, यानी हुँ। कि हम अपनी तरफ से जब भी लॉन्च करें तो हम ऐसा कुछ वहां पर अ, अ, क्या कह सकते हैं, उस सिंपल लैंग्वेज में कूड़ा ना फैलाएं। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी सैटेलाइट्स हैं, जब जब उनका कार्य काल खत्म हो जाए, तो हुँ, हुँ। उनको हम डिके कर सकें। या तो अगर बहुत ज्यादा दूर है तो उनको एक ग्रेवयार्ड में भेजें, या फिर अगर पृथ्वी के पास है तो हम उसको नीचे लेके आएं, जैसे कि वो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाए। हुँ, हुँ, और हुँ। इससे फिर स्पेस डिब्रीज नहीं बनते हैं। तो जी, ये हमारा इसरो का भी नई पॉलिसी है, स्पेस डिब्री के जीरो डिब्री, जीरो स्पेस डिब्री पॉलिसी। पॉसिबल है ये? बिल्कुल हो रहा है। हुँ, ये हुँ। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा नियंत्रण ये करना पड़ता है कि सैटेलाइट्स की जब आप लाइफ टाइम खत्म हो रही है, उसमें जो थोड़ा सा फ्यूल बचा है, उससे आप उसको डी ऑर्बिट करिए और उसको पृथ्वी के पास लेके आइए, जिससे कि वो जल जाए। अच्छा। तो इस तरह से आप लोग स्पेस डिब्रीज को, आप क्या मतलब सारी ही स्पेस एजेंसीज़ इस दिशा में काम हाँ। कर रही हैं ताकि स्पेस डिब्रीज कम की जा सकें। राइट। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पहले हम अंतरिक्ष में पहुंचने को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, आज हम अंतरिक्ष को समझने को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे-धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस साइंस का अगला पड़ाव या अगला सबसे बड़ा सवाल क्या होने वाला है? स्पेस साइंस एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी सब्जेक्ट है, हुँ, हुँ। जिसमें कि पृथ्वी पर जो भी प्रक्रिया हो रही है, वो क्या किसी प्लेनेट पे हो रही हैं, हुँ।
या हम कहें कि अगर हम मून का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जी। हम चाहते हैं कि वहां पे जाकर क्या मानव रह सकता है। हम्म। अगर मानव जा रहा है तो यानी कि मानव से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, वो उसको हमको स्पेस में या माइक्रोग्रेविटी में या लो ग्रेविटी में, इंक्लूडिंग रेडिएशन इफेक्ट्स में, कैसे देखते हैं। तो फ्यूचर में अगर आप देखें तो अभी हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं। वहां हम्म। पर मानव 6 महीने या साल भर तक रहा है कंटिन्यूसली। यानी कि हम ह्यूमंस के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन एनवायरनमेंट को, अगर प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पास है तो हम उसको झेल सकते हैं या उसको सहन कर सकते हैं। और जी फिर जी जी। वापस पृथ्वी पर आने के बाद, आफ्टर रिकूपिंग, हम फिर नॉर्मल हम्म। हो जा रहे हैं। तो ये हम्म। कैपेबिलिटी जो ह्यूमंस की है, हम्म। उसका उपयोग करके, जैसे आपने सुना होगा, अभी आर्टिमिस का लॉन्च हुआ है, नासा का, जो कि ह्यूमंस को फिर से मून पर ले जाने के लिए मिशन है। और इंडिया में भी इसके ऊपर काफी कार्य चल रहा है। हम चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 की बात कर रहे हैं जी फ्यूचर जी। में। तो ये सब एक प्रकार का ह्यूमन की जो जिज्ञासा है कि क्या हम मून पर जाकर रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, उसको साकार करने की तरफ है। और उसके बिल्कुल। बहुत से आउटकम्स होते हैं जो कि मानव के लिए यूजफुल होंगे फ्यूचर। हम्म। आ, आपने प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर पर भी डीपली रिसर्च किया है, स्टडी किया है। आखिर में ये समझना चाहूंगी कि जो हम सोच रहे हैं कि वी विल हैव लाइफ बियॉन्ड अर्थ, और अभी आपने कहा कि वो सपना साकार होने की तरफ जा भी रहा है, कितना समय देखते हैं आप? समय की सीमा तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि हमारे जीवन ये काल में हम नहीं देख रहे सर। अपने जीवन काल में शायद हम ये देखें कि ह्यूमंस जो है मून पर सेटल होने लगे हैं या अच्छा। ज्यादा समय व्यतीत करने लगे हैं। अच्छा। दैट इज फर्स्ट थिंग। ओके। दूसरा है कि मेरा ये मानना है कि हमारे सौर मंडल में ही, सोलर हम्म। सिस्टम में ही, लाइफ कहीं और किसी फॉर्म में किसी प्लेनेट पर मौजूद है। हम्म। बल पर इशू वो है कि हम उसको कैसे पहचानें। क्योंकि हम अपनी लाइफ स्टाइल और अपने जो अर्थ से, पृथ्वी पर जो हमारे आसपास जो जो जीव प्रक्रिया है, उससे हम बायस हो गए हैं। तो हम सोचते हैं कि हम्म। ये फॉर्म ऑफ लाइफ है। बिल्कुल अलग या भिन्न प्रकार की लाइफ को हम सोच नहीं सकते। तो क्या होता है ना कि जब आप समझते हैं किसी चीज को, तो आप सोचते हैं कि ये लाइफ है, पेड़ पौधे आपने लाइफ ऐसे है, ही देखा है, जीव आप उसी जंतु को ही लाइफ। सीख मान रहे हैं जी। हाँ, तो आप चाहेंगे इस प्रकार की चीज है क्या वहां पे, लेकिन आप शायद वो नहीं सोच पाएंगे जो वहां होगी। आपको पहचान भी पाएंगे ये लाइफ है। किस किस प्रकार की ये चीज भी हो एक, सकती है सर? कुछ भी इस तरह का हम अभी तक सोच पाए हैं या अंदाजा लगा पाए हैं? क्योंकि अभी आप अगर थोड़ा सा बेसिक बायोलॉजी में जाएंगे तो आप कहेंगे कि साहब हमारे पास प्रोटीन्स होने चाहिए, हमारे पास RNA DNA होने चाहिए, और तभी लाइफ होगी। हम्म। शायद लाइफ ऐसी हो कहीं पर जो कि RNA DNA पे निर्धारित ना हो। ना हो जी। तो अब शायद उसको हम पहचान कैसे पाएंगे? फिर हम कहते हैं कि कोई चीज मूव कर रही है तो शायद वो लाइफ है। हम्म। अब वो क्या जियोलॉजिकल प्रोसेस भी से भी मूव हो सकता है चीजें, या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि कोई लिविंग बींग्स कर रहा है। जी जी जी। तीसरा हम सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी अम, क्या कह सकते हैं, गैसेस हैं हम्म। या कोई मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ह्यूमन या बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण ही प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या अगर वो हैं तो वो लाइफ को इंडिकेट करते हैं क्या वहां पे? बट फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स को जरूरी नहीं लाइफ को इंडिकेट करें, क्योंकि वो किसी और प्रोसेस से भी हो सकते हैं। तो ये जो जो दुविधा है, जो विरोधाभास है, वो तभी सेटल हो सकता है जब हम फिजिकली जाकर खुद करके देखें कि हाँ, मुझको तो दिख रहा है ये कुछ है, लाइफ है ये। हम्म। तो इसीलिए ह्यूमंस का जाना ज्यादा बहुत जरूरी हो जरूरी है। जाता है। रोबोटिक मशीन मिशंस, से आप, हाँ, हाँ, मशीन्स बताएंगे हमको, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। हमने इंडिकेशंस चंद्रयान 3 दे भेजा, सकती हमने हैं। मशीन भेजी। जी हाँ, जी, जैसे हमने चंद्रयान 3 इंडिकेशंस भेजा मिलेंगे। तो हमने मशीन भेजी, तो हम्म। उसने हमको आंकड़े दिए। तो उस आंकड़े के बेसिस पे हम खाली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शायद हम्म। फिजिकली वहां होते तो हम कुछ और भी चीजें देख रहे होते।
जो एक्चुअली जो हमको नहीं ह्यूमन पता। इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन सोच हाँ सकता है या रिलेट कर हाँ सकता है, वो फैक्टर जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स में, मशीन्स में मिसिंग है, रोबोटिक मशीन्स में। उसकी जरूरत हाँ। लगती है हमें। आखिरी सवाल सर, आपने एक्सरेज, सैटर्न रिंग से एक्सरेज भी डिस्कवर किए। वो सारा जो समय था जब ये सारी चीजें पता चली कि सैटर्न रिंग से एक्सरेज निकल रही, बहुत ही सरप्राइजिंग था, समझना मुश्किल था। उसको एक बार अगर आप सरल भाषा में एक्सप्लेन कर सके कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, इनका जो ऑरोरा है, इनका ये जो है, ये सारा अर्थ से ज्यादा स्ट्रांग है, वहां से जो रेज आ रही हैं, इसको कैसे आम भाषा में समझा जाए? इसको आप ये समझिए कि जो जुपिटर है, जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जी। वो करीब करीब 11-12 गुना बड़ा है पृथ्वी से। हाँ। पहली चीज। दूसरी है कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम्म। वो पृथ्वी में जो जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं, हम्म। वो कई गुना बड़ा है। तीसरा ये कि वो इतना बड़ा प्लेनेट इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के बावजूद अपनी एक्सिस पर 10 घंटे में रोटेट हो जाता है, जबकि हम्म। पृथ्वी 24 घंटे ले रही है। जी जी। तो अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो कहें कि साहब ये पेन है, ये इसका इधर वाला आपको दिख रहा हो, और ये अपनी एक्सिस पर ऐसे धीमे धीमे घूम के 24 घंटे में वापस ऐसे आ जा रहा है। हाँ लेकिन अब इसकी बजाय अगर आप एक सपोज ये मोबाइल ही ले लो, और ये है, और ये फटाफट घूम के ऐसे आ गई हाँ हाँ। 10 घंटे के, हम्म तो इस बॉडी को आप सोचिए कि कितना स्ट्रेस हो रहा होगा, क्योंकि ये भी एक प्लेनेट है और इसके ऊपर हम्म। मैग्नेटिक फील्ड है वो कि बहुत स्ट्रांग है। तो यानी कि वहां पर जो जो मूवमेंट है। रेडिएशन एनवायरमेंट है, मूवमेंट्स जी है जी। फ्लूइड्स का, बहुत हम्म। तेज हो रहा है। अच्छा। तो ये प्लेनेट जो है वो अलग ही किस्म का प्लेनेट है, जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं कि शायद हमारा सोलर सिस्टम में दो सन होते, एक जुपिटर होता एक हमारा सन होता, लेकिन जुपिटर इज ए फेल्ड स्टार, जो स्टार नहीं बन पाया, तो प्लेनेट है। ओके। ओके। तो इसलिए वहां पर जो प्रक्रिया हो रही होंगी वो बहुत ही भिन्न प्रकार की हो रही होंगी। अभी सैटर्न की रिंग की आप बात की आपने, तो जो हम्म दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है वो सैटर्न है हमारा। हम्म। और इन प्लैनेट्स का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल पुल, बहुत होता है। तो इनके पास अगर कोई छोटी मोटी बॉडी आएगी तो वो डिफरेंशियल मूवमेंट के कारण उसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि आई थिंक 1994 में एक कॉमेट जुपिटर के पास से गुजरा था, और उसने ओके। कॉमेट को तोड़ के करीब 15 उसके टुकड़े कर दिए, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल के कारण। क्योंकि इतना बड़ा प्लेनेट है, अगर आप पास से जाएंगे तो तो डिफरेंशियल पुल जो आपको। होता है, जिसमें कि आपके आगे का पार्ट और पीछे के पार्ट में इतना डिफरेंस होता है कि वो अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं अगर आप बॉडी अच्छा। में स्ट्रेंथ नहीं है। जी जी जी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो सैटर्न में क्या था कि जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तो हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन और कह सकते हैं सबसे उम्दा किस्म के जो टेलीस्कोप है उसको बोलते हैं चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप, जो कि नासा का हम्म टेलीस्कोप है। उसके कारण उससे हम लोग देख रहे थे कि सैटर्न में क्या एक्सरेज हमको दिख रहे हैं क्या, क्योंकि हम लोगों ने जुपिटर पे देखा हुआ था और भी जगह पे देखा हुआ था। तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने कहा कि जुपिटर सैटर्न पे भी तो एक्सरेज मिल रहा है हमको, बट उसकी हम्म। रिंग्स में भी कुछ कुछ हमको दिख रहा है। ओके। तो ये प्रश्न उठा कि भाई क्या चीज है और वो क्यों ऐसा हो रहा है। हम्म। तो फिर उसके ऊपर जैसे बोलते हैं हम लोग, मॉडलिंग सिमुलेशंस करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि उसके ऊपर ऑक्सीजन लाइन जो है, जो एक्सरेज में हम बोलते हैं ऑक्सीजन के अल्फा लाइन, हम्म। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन है। और वो दिखाती है ऑक्सीजन से ये एक्सरेज निकल रही है, यानी कि ऑक्सीजन एटम्स को एक्साइट करने के बाद ये किरणें निकलती है। अच्छा। तो फिर मैंने थ्योरी दी कि ये मोस्ट लाइकली जो रिंग्स में वाटर है, H2O, उसमें जो ऑक्सीजन है उसके कारण हो रहा है। ओह। और ओके। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने कहा कि ये लेकिन हो कैसे रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रही है इसके लिए। हम्म। तो फिर पता लगा कि ये एक्चुअली सूर्य की किरणें हैं, जो कि सैटर्न की रिंग्स के ऊपर गिरती हैं। हाँ हाँ। और उसमें जो सूर्य की किरणों में भी जो हाई एनर्जी एक्सरेज होती हैं, वो उसके एटम को एक्साइट करती हैं, और एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के बाद एक शेल बनाती हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन के अल्फा शेल। शेल हाँ। मतलब ये ट्रांजिशन है लेयर्स का। तो जी। इसकी एनर्जी करीब 525 ईवी के आसपास के फोटॉन्स बनते हैं।
और वो हमारा इंस्ट्रूमेंट देख रहा था। तो एंड प्रोडक्ट तो हमको मिल रहा था, बट क्या हो रहा था वो पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है अनलेस यू पुट्स लॉट ऑफ सिमुलेशन अंडरस्टैंडिंग के क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, कैसे हो रहा होगा। तो उसमें बिल्कुल। टाइम भी लगता है, उसमें समझ भी होनी चाहिए आपको कि क्या होगा। जी और जी। उसके बाद जब हमने इसको पेपर को सबमिट किया तो कुछ ही दिनों में उसका आया कि नहीं, ये तो बहुत ही डिस्कवरी क्लास का पेपर है आपका, और उसको पब्लिश किया गया। बिल्कुल दैट्स हाउ बिल्कुल। इट बिगेन के डिस्कवरी ऑफ एक्सेस इन द रिंग्स ऑफ सेंट्रल्स। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैंने पहले भी इसको पढ़ा था और अभी भी रेफरेंस लिया जब आपसे बातचीत करने की बात आई तो मुझे लगा कि इस पर आपसे जानकारी जरूर ली जाएगी कि आम आदमी कैसे इस बात को समझ सके। एक्सरे हम तो धरती पे कुछ और ही समझते हैं, अब वो एक्सरे सैटर्न, उसकी रिंग्स, बहुत सारी बातचीत हुई। मुझे लग रहा है हमने लगभग सारे ग्रहों की बात कर ली। और कुछ खास आपको लगता है इस बातचीत में आप जोड़ना चाहें सर? फिलहाल तो यही कहना चाहूंगा कि भारत अभी एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है, और जी। आगे बहुत सी नई नई नए नए मिशंस होने वाले हैं। जिसमें हम्म कि मैंने अभी जिक्र किया था चंद्रयान 4 मिशन, जो कि सैंपल रिटर्न मिशन है, चंद्रयान 5 हम्म जो कि पोलर रीजन्स में लैंडिंग का है। और आगे भी हम लोग मार्स पर सेकंड मिशन की बात कर रहे हैं, वीनस मिशन की बात हो रही है। हमारा एक ऑर्बिटर मिशन है जो कि वीनस पे जाने का है। तो एक्सप्लोरेशन का काम जो है वो बहुत आगे जाने वाला है। और जी। हमारा ऐसा प्रयास है कि हम मून के ऊपर भी कंसंट्रेटेड करते रहें, और फ्यूचर में चंद्रयान 5 के बाद भी मिशन भेजें, जिससे कि हम्म। हमारे इंडियन गगन यात्री मून पर लैंड हम्म। कर सकें। बिल्कुल। हम खुद गए गगनयान का बहुत ही बेसब्री से पूरी दुनिया और स्पेशली भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अंतरिक्ष में जाएं और एक बार फिर से इतिहास रचा जा सके। सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर गगनयान एज वेल। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारद्वाज, हमें अपना समय देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मिशंस, फॉर योर फ्यूचर रिसर्च एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।